हाँ बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 में सोशल साइंस के अंतर्गत उसका सब सब्जेक्ट हिस्ट्री, जिसको हिंदी में इतिहास कहते हैं, इस इतिहास के अंतर्गत हम आपको पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद, इस पर विचार डालेंगे। पहले पाठ में आपने पढ़ा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब यूरोप से राष्ट्रवाद का उदय तो हमने पढ़ लिया, किंतु अब हम भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इस पर विचार करेंगे कि भारत में किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना जागी। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। आप कहानी के रूप में इस विषय को सुनेंगे, जैसे दादी माँ आपको कहानी सुनाती है वैसे ही आपको ये भी स्वतः ही याद हो जाएगी। आपस में बातचीत न करते हुए अपना ध्यान हमारी वीडियो की तरफ केंद्रित करेंगे। भारत यूरोप में स्थित इंग्लैंड देश का उपनिवेश था। प्राचीन समय में, यानी प्राचीन ही कहेंगे जो बीता हुआ समय, 1192 के पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के युद्ध के बाद भारत में हिंदू राज्य का समापन हो गया। मोहम्मद गोरी ने तुर्कों के लिए भारत में व्यापार के द्वार खोले और इससे हमने विदेशी आक्रमणकारियों के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि हमारी आपसी भेदभाव थे, हम में एकता नहीं थी। फूट डाल करके और राज्य करों की नीति का अंग्रेजों ने पालन किया, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने पालन किया। तो हम 500 वर्ष तक विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों के गुलाम रहे। इसके बाद अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, पुर्तगाली आए। ये यूरोप महाद्वीप के कई देशों से हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे देश को अपना उपनिवेश बनाना प्रारंभ किया। इस प्रकार अंग्रेज़ों की विजय हुई और अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों, डचों और पुर्तगालियों को हरा करके अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। लगातार 255 वर्षों तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे और उन गुलामी काल में हमने यह सीखा कि हम पर कितना उत्पीड़न हुआ और उस उत्पीड़न को हमने महसूस किया। तब हमने एकता का भाव, मेल जोल का भाव आपस में मिलाना सीखा और उससे हम विदेशी जो इंग्लैंड के अंग्रेज़ों का शासन था, उनके हम उपनिवेश में जीते थे। हमारा देश उनका उपनिवेश था, उनका साम्राज्यवाद यहाँ चलता था। उसको उखाड़ फेंकने के लिए हमने अनेक वर्गों से हाथ मिलाया। ग्रामीण, शहरी, मजदूर, किसान, व्यापारी, शिक्षक, छात्र, वकील, इन सबको एक जगह मिलाने का हमारा आग्रह एक दूसरे से रहा और हम उत्पीड़न की जो गुलामी थी उसको फेंकना चाहते थे, उखेड़ कर फेंकना चाहते थे। हम स्वतंत्र होना चाहते थे और उसको करने के लिए हमने जो उत्पीड़न सहा उसका नतीजा ये हुआ। तो हमारे देश में 1915 ईस्वी में गांधी जी जब दक्षिण अमेरिका से भारत लौटे तो उन्होंने दक्षिण अमेरिका में भी श्वेत और कालों के बीच में भेदभाव के लिए अनेक आंदोलन किए थे। ठीक इसी प्रकार की भावना हमारे देश में उन्हें देखने को मिली और उन गांधी जी ने सत्य अहिंसा के द्वारा विदेशियों को वापस करने के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन चलाने प्रारंभ किए और धीरे धीरे 1914 से 1918 के बीच में जब
विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध। तो उस प्रथम विश्व युद्ध में हमने ये महसूस किया कि सेना के कम पड़ने पर हमारे देश के नागरिकों को गांव से जबरदस्ती पकड़ करके सेना में भर्ती किया गया। अब उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, इंग्लैंड का उपनिवेश के रूप में काम करता था, इसलिए हम मना नहीं कर सकते थे, हम पर दबाव था। तो इसलिए हमारे देश के अनेक नागरिक सेना में भर्ती हो गए और प्रथम विश्व युद्ध में उनको अनेक प्रकार से हानि उठानी पड़ी। यानी हमारे 120 से 130 लाख सैनिक शहीद हो गए, जिसका हमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। हम पूर्ण स्वतंत्र हो जाएं, अंग्रेज़ों के गुलाम न रहें, यह हमने प्रथम विश्व युद्ध से सीखा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद और क्या प्रभाव पड़ा? यानी करों में वृद्धि कर दी गई, सीमा कर में वृद्धि, आय कर में टैक्स लगाना, करों में कर, इस प्रकार से अनेक प्रकार के करों से हमारे देश के नागरिकों पर थोप दिया गया, जिससे कि उनकी आमदनी घट गई और वे पिछड़ गए। अनेक प्रकार से हम अपनी गतिविधियों को चलाने में आगे की ओर नाकाम रहे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ से जाना स्वीकार जल्दी से नहीं किया। तब उसी समय 1919 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने एक ऐसा एक्ट बनाया जिसको रोलेट एक्ट कहा गया, और उस रोलेट एक्ट के द्वारा भारतीयों को बिना पूछे जेल में बंद करना, 2 साल की सज़ा देना और बिना किसी मुकदमा चलाए उनको गिरफ्तार कर लेना, ऐसे प्रावधान किए गए थे। इससे हमारे देश की जो जनता थी वो और भड़क गई। हमारे देश के राजनीतिक जो नेता थे, राजनीतिक पार्टियों के लोग थे, जो देश को एक सूत्र में बांधना चाहते थे, उनको जेलों की यातनाएं सहनी पड़ी। धीरे धीरे महात्मा गांधी ने और अनेक नेताओं ने रोलेट एक्ट का विरोध किया और उसके द्वारा जनता को जगाया, जिससे कि पूरे देश में रोलेट एक्ट का विरोध होता गया। और इस प्रकार गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 1921 में और 20 में इस आंदोलन को बल मिला और यह धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गया, पूरे दक्षिण भारत में फैल गया। यानी पूरे देश के नवयुवक, किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र, शिक्षक सब इस आंदोलन में जुड़ गए कि हमें अंग्रेज़ों का विरोध करना है। किंतु गांधी जी ने यह संदेश दिया था कि हमें लाठी डंडे से नहीं, जबरदस्ती नहीं, आग्रहपूर्वक उनका असहयोग करना, जिसको कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी विनयपूर्वक कहना है, आंदोलन विनयपूर्वक करना है और उनका असहयोग भी करना है। इस प्रकार से गांधी जी ने सबको समझाया। अब तो पूरा देश गांधी जी के साथ खड़ा हो गया। अनेक नेताओं ने गांधी जी का साथ दिया और इस प्रकार से गांधी जी का आंदोलन आगे बढ़ता चला गया। खिलाफत आंदोलन भी प्रथम विश्व युद्ध के समय की एक झलक थी कि टर्की को बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा और गांधी जी ने सोचा कि मुसलमानों को बिना एक साथ लिए, हिंदू मुसलमानों को एकता बनाए बिना हम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने एक खिलाफत आंदोलन, जो शौकत अली और मोहम्मद अली बंधु जो थे, 2 मोहम्मदन थे, उनसे मित्रता की और खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए टर्की के खलीफा से बात की।
इसका असर यह हुआ कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों में एकता बढ़ गई और खिलाफत आंदोलन से मुस्लिम भी खुश हो गए। इस प्रकार हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर हमारे देश में स्वतंत्रता करने के लिए, स्वतंत्रता की लाने के लिए जान की बाजी लगा दी। अनेक हिंदू और अनेक मुस्लिम महापुरुषों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए कुर्बानी दी, जिसमें उस समय के अनेक महापुरुष थे। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त, सरदार भगत सिंह, वसुदेव बलवंत फड़के, दादा भाई नौरोजी, यानी अनेक नेता थे जिनकी गिनती लंबी थी। ऐसे ही अनेक नेताओं ने, अनेक महापुरुषों ने बलिदान दिया और आज़ादी के लिए लड़ते रहे। 1931 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन किया। अपने 78 साथियों के साथ दांडी नामक स्थान से साबरमती के आश्रम तक नमक सत्याग्रह का आंदोलन किया। यानी अंग्रेज़ों ने नमक पर प्रतिबंध लगा दिया था। नमक एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना प्रतिदिन खाने में प्रयोग किया जाता है, उसके बिना नहीं बेचती, और उस पर भी टैक्स देना, ये हमारे देश के लिए एक कठिन काम था। गांधी जी ने इसको नमक सत्याग्रह का नाम देकर के और अंग्रेज़ों के खिलाफ समुद्र के किनारे जाकर के नमक बनाना प्रारंभ किया और अंग्रेज़ों के बनाए गए नियम को तोड़ा। इसको कहा गया नमक सत्याग्रह आंदोलन। ठीक इसी प्रकार आंदोलन की गति बढ़ती गई। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए राज्यों के। उस समय हमारे देश के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। आपने देखा कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने समय में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी लगाया था। दिल्ली चलो का नारा भी लगाया था। देशवासियों से आह्वान किया था और इस प्रकार से उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए देश में ही नहीं विदेशों में भी जाकर के सहायता मांगी। जर्मनी गए, जापान गए, हांगकांग गए, सिंगापुर गए और उन्होंने सबसे मदद मांग करके जो काम किया, एक आज़ाद हिंद सेना खड़ी की और उसके द्वारा जो लड़ाई लड़ी, तो जिससे अंग्रेज थर्रा गए, घबरा गए और अंग्रेज़ों ने मन बनाया कि हम अब भारत को स्वतंत्र ही कर दें तो अच्छा है, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों के अधिकारियों पर भी हमले हो रहे थे, उनको भी मारा जा रहा था। भारत की जनता आक्रोश में थी। ठीक उसी बाद आंदोलन की इसी श्रेणी में 1942 ईस्वी में गांधी जी ने एक अंतिम आंदोलन चढ़ाया, अंग्रेज़ों के लिए कहा कि भारत छोड़ो। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा जब चलाया गया, उसका नेतृत्व गांधी जी ने किया, उससे सारे देश की जनता जुड़ गई और सबके मन में यह हो गया कि भारत में अब राष्ट्रवाद होना चाहिए, यानी भारत एक स्वतंत्र देश होना चाहिए। और इसके आगे चलते हुए देश में ऐसे ऐसे आंदोलन हुए, ऐसी घटनाएं हुई जिनसे हमारे देश के नागरिकों का दिल विक्षुब्ध हो गया। इससे पहले भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं मैं आपको याद दिलाता हूं कि 6 अप्रैल 1919 में जब अंग्रेजी गवर्नर जनरल डायर हुआ करते थे, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड से जनता को यह सिखा दिया कि हम आप पर अत्याचार करते रहेंगे। तो जनता ने भी उसका बदला लेने के लिए अनेक कदम उठाए। ऐसा जलियांवाला बाग हत्याकांड था
कि जिससे प्रत्येक भारतीय का दिल उखड़ गया, यानी अंग्रेजों से विरोध करना प्रारंभ कर दिया और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्रतिज्ञा कर ली। क्योंकि उस जलियांवाले बाग में ऐसा दुर्दशा हुई कि जिसमें लोगों को पेट के बल चलना शुरू कर दिया, नाक रगड़ करके पेट के बल चल करके और जाना स्वीकार किया, अन्यथा कोड़ पड़ते थे, डंडे पड़ते थे, निहत्तों पर गोलियां चलाने का आदेश उस समय के गवर्नर जनरल डायर ने दिया था। और उस जनरल डायर का क्या हश्र हुआ जिन्होंने हमारे देश में कई हजार लोग मरवा दिए और कई हजार जिंदे ही कुएं में गिर करके मर गए जान बचाने के लिए। हमारे देश में भी वीरों की कमी नहीं थी। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं आपको कि पंजाब का ही एक वीर उधम सिंह, जिनके नाम पर उधम सिंह नगर रखा हुआ है, उत्तराखंड का एक ज़िला है काशीपुर से आगे, तो काशीपुर भी उसी में आता है उधम सिंह नगर में, तो उसी के नाम पर बना। वो उधम सिंह बालक ने जब वो घटना सुनी, बड़ा हुआ, तो उसने मन बनाया कि मैं जनरल डायर को मारना मेरा असली ध्येय है। अब जनरल डायर इंग्लैंड में रहता था, उसने क्या मन में प्लान बनाया कि यहाँ से वो जाकर के वहाँ इंग्लैंड में जाकर के एडमिशन लिया स्कूल में, विश्वविद्यालय में, अपने कुछ सहपाठी बनाए और उनको लेकर के मन में यही विचार करता रहता था कि मैं किस समय किस प्रकार से कहाँ पर जनरल डायर को मारूंगा। ये उसका वहाँ उद्देश्य था, वहाँ पढ़ने का उद्देश्य नहीं था, किंतु वहाँ एडमिशन लेना पड़ा। सहयोगी बनाए, किताबों में रिवाल्वर रख करके छिपा कर रखते थे। एक दिन मौका पा करके और उन्होंने रास्ते में जाते हुए जब उसे सूचना मिल गई थी कि जनरल डायर अपनी बग्गी पर जा रहा है, और रास्ते में छिपकर बैठ गए थे, और वहाँ जैसे ही वो उनके सामने आए, उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और जनरल डायर को इंग्लैंड में ही अपनी गोलियों से छलनी कर दिया, उसको भून डाला। तभी तो हमारे देश के इतनी बड़ी जनता मारी गई थी, उसका बदला लेकर के, और इंग्लैंड में जाकर के बदला लिया। तो इस भी गाथा को दो पंक्तियों में आपको सुनाता हूं। कवि ने कहा है कि हिंदिया में बू रहेगी जब तलक ईमान की, और तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यानी लंदन में जाकर के भी अपने हथियारों से उनको भून दिया, मार दिया, इतने दूर, जिसको कहते हैं कि 7 समुंदर पार है भाई, बहुत दूर है, यानी बहुत दूर तो है ही। तो इतनी दूर जाकर के उनको मारना, उनके देश में, उनकी धरती पर मारना और अपने देश के नागरिकों का बदला लेना, बड़ा ही साहसिक काम था। इसी प्रकार से हमारे देश में जब विद्रोह चल रहा था तो सरदार भगत सिंह पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, तो उन्होंने भी, अनेक नेताओं ने मिलकर के और एक नारा दिया था अंग्रेजों को भगाने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजबे कातिल में है। इस प्रकार के नारों से, वंदे मातरम के नारों से, आदि उत्तेजित भाषणों के द्वारा जनता को जगाया गया और इस प्रकार आंदोलन चलते गए, स्वराज की मांग उठती गई, विदेशियों को यहाँ से मारो फिरंगी को, इस प्रकार के नारे चले। और इस प्रकार हमारे देश की स्वतंत्रता मिलने के नज़दीक जब आई, तो जब अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब यहाँ ऐसे दाल नहीं गलने वाली, फिर भी चलते चलते बहुत सारी योजनाएं बनाई उन्होंने। एक बनाई क्रिप्स योजना, एक बनाया साइमन कमीशन। तो हमारे भारतीयों ने उन सबका विरोध किया। वो ऐसे नियम और कानून बनाए थे उन्होंने कि जो हमारे देश की जनता के लिए असहनीय थे। बिना कारण बताए उनको अत्याचार करना, जेल में बंद कर देना,
बिना बताए मुकदमा ठोक देना। तो इस प्रकार उनको अनेक प्रकार से प्रताड़ना देना, ऐसे नए नए कानून अंग्रेज़ों ने बनाए। हमारे देश की जनता, हमारे देश के महापुरुष और नागरिकों ने उसे स्वीकार करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए और हमारे देश को राष्ट्रवाद की ओर ले जाने के लिए देशभक्त की लाइन लगा दी, देशभक्तों की। और इस प्रकार जो अंग्रेज़ों के कुचक्र थे उनको कुचल दिया। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन, तो हमारे देश के कुछ नेताओं ने, गांधी जी ने तो विशेष रूप से काम किया था, इस आंदोलन को शहरों में जब ये आंदोलन कम हो गया तो गांव की तरफ बिछा दिया इसका जाल, क्योंकि शहरों में लोग अधिक समय तक आंदोलन नहीं कर सकते, भूखे मरने लगते हैं, तो अपने काम पर लौटने लगे थे। तो गांव की तरफ, ग्रामीण क्षेत्रों में गांधी जी ने अपनी यात्राएं की, दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत तक, पूरब से पश्चिम तक, और उनको इस प्रकार से आम जनता को इन आंदोलन से जोड़ दिया। और प्रत्येक नागरिक के मन में ऐसा बैठा दिया कि भारत में अंग्रेज़ों के शासन को अब हम नहीं चलने देंगे, हम स्वतंत्र होकर रहेंगे, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो 1928 में सामन कमीशन भारत वापस जाओ, 1929 में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा, 1930 जनवरी 1930 में हमारा देश स्वतंत्र ही होकर रहेगा, ऐसी प्रतिज्ञा रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इस प्रकार गांधी जी ने अनेक प्रकार के आंदोलन करते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन किए। गांधी जी जब दक्षिणी अफ्रीका से लौटे थे 1915 में, तो दक्षिण अफ्रीका से लौट करके जब वो भारत आए तो उन्होंने भारत में 1916 में चंपारण, जो बिहार में पड़ता है, आजकल आप टीवी देख रहे हैं वहाँ बाढ़ बहुत आ रही हैं, तो चंपारण में किसानों के सहयोग से एक आंदोलन किया। ठीक 1917 में गुजरात में खेड़ा नामक स्थान पर किसानों के सहयोग से आंदोलन किया। 1918 में अहमदाबाद में सूती वस्त्र के जो मजदूर थे उनको साथ लेकर के उनकी मांगों का समर्थन करते हुए आंदोलन किया। और 1919 में रॉलेट एक्ट का जबरदस्त विरोध किया। इस प्रकार इस भारत में राष्ट्रवाद के उदय की नींव मुख्य रूप से गांधी जी ने ही डाली। उसके बाद में उनका सहयोग करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से मजदूर, किसान, व्यापारी, वकील, शिक्षक, छात्र सभी उनके साथ हो गए और वो आंदोलन आगे चलता रहा। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अनेक कुर्बानियां देने के बाद भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो बच्चों, ये पाठ हमने भारत के राष्ट्रवाद के बारे में बताया कि भारत में किस प्रकार से नेताओं ने बिना डंडा और बिना लाठी के गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन का साथ दिया। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए किया गया आग्रह। ऐसे हो यानी बिना सहयोग किए, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, किंतु उन पर अत्याचार नहीं करना, मैं अपनी बात को विनम्रतापूर्वक कहना है, सविनय, विनम्रतापूर्वक, इसे कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस प्रकार गांधी जी के द्वारा और अनेक नेताओं के द्वारा, जिनके बहुत लंबी श्रेणी नाम है जो मैंने आपको पहले बताए, और हमारा देश
15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। उस समय भी अंग्रेजों ने एक अंतरिम सरकार बनाई और वो अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री बनाया जवाहरलाल नेहरू को बनाया। जवाहरलाल नेहरू ने 1946 से ही और 52 तक अंतिम सरकार में काम किया और ठीक उसके बाद में 1952 में हमारे देश में आम चुनाव हुए, हमारा देश पूर्ण स्वतंत्रता हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में हमारा संविधान लागू हुआ। तो बच्चों, इस प्रकार से पाठ आपने सुना, इसको ध्यानपूर्वक से घर पे भी पढ़ेंगे और मेरा कहना यह है कि आप वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के द्वारा आपको ऐसी कहानी मिलेगी जो आपके हृदय में बैठ जाएगी और आपको पूरा पाठ कंठस्थ याद होगा। तो वीडियो जरूर देखें और वीडियो के बाद में जो आपको काम मिलेगा PDF में, वो अपने रजिस्टर में उतार करके और उसको याद करें, क्योंकि आगे वाला टेस्ट भी हो सकता है कि वो ऑनलाइन ही हो। इसके लिए तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत।